तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत। ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इस चैप्टर का पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ चैप्टर यानी कि लगभग लगभग पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया था। थोड़े बहुत कुछ टॉपिक बच गए थे, जिसको इस पार्ट 2 वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ना एक बात आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, मतलब मेरे दिल से ये बात आ रही है आप सबके लिए कि आप सभी को धन्यवाद यार। इतना अच्छा अच्छा कमेंट आया है ना पार्ट 1 वाली वीडियो पे, मतलब बहुत ज्यादा प्यार आया आप सभी का। ठीक है, उस वीडियो पे तो यही प्यार जो है आपका, ये हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ऐसा ही प्यार जो है हमारी सारी वीडियोस पे दिखाइए, हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आपको प्यार दिखाने के लिए सिंपली क्या करना है भाई, लाइक करना है। ठीक है, लाइक जितना ज्यादा करेंगे हमें लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जैसे प्रीवियस वीडियो पे आपने किया था। ठीक है, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर डिसाइड कीजिएगा कि आपको लाइक करना है और अच्छा कमेंट करना है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर जो भी आपके सवाल होते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको टाइम मिलते ही रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है, वहां पर इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जय झा 07 ये है। इंस्टा पे जाइएगा, डायरेक्ट सर्च मार लीजिएगा, मेरा आईडी देखने को मिल जाएगा। ये मेरा चेहरा भी आप देख सकते हैं और वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, मेरे फॉलोवर भी बढ़ जाएंगे और आप हमसे जुड़ भी जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे क्लास 12th के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फ्यूचर में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं भैया। चैप्टर को समझने से पहले ये समझिए कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो पार्ट 1 वाला जो वीडियो हमने बनाया है इस चैप्टर का, उसके अंदर डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व राजनीति में, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो नई संस्थाएं उभर करके आई हैं, जैसे रूस हो गया आपका, बाल्कन राज्य हो गया, मध्य एशियाई राज्य हो गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रूस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि रशिया के बारे में देखेंगे। समाजवाद के बाद भारत जो है उसके अन्य राज्यों के साथ जो संबंध रहे हैं, यानी कि इंडिया का जो रिलेशन रहा है कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, जैसे आपका रशिया वगैरह हो गया, इनके साथ कैसा रिलेशन रहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग रशिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुतिन जी, ये भैया इतना ताकतवर ये नेता है ना कि भैया क्या बताएं। जब से हम यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं ना, यानी जब से मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख रहा हूँ ना, इनसे बड़ा लेजेंड और इनसे बड़ा शक्तिशाली मैंने नेता शायद ही कभी देखा हो। ठीक है, जैसे अपने मोदी जी है वैसे ही समझ लीजिए इनको, ये उनसे भी बहुत ज्यादा जो है ना, एक तरह से कह लीजिए पावरफुल समझ सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया रूस के पीछे पड़ी है और रूस अकेला खड़ा है पूरी दुनिया में। ये रशिया का मैप है बाय द वे। अगर मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये आप देखेंगे वर्ल्ड मैप, यहाँ पर हमारा ये प्यारा भारत है और इसके ऊपर जस्ट देखेंगे तो ये आपको रशिया देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं कितना बड़ा रशिया है। अगर मैं आपको इसको 3D में दिखाऊं तो ये आप देखेंगे, ये आपको धरती दिख रहा है यहाँ पर, और मैं आपको रशिया की ओर लेकर के चलता हूँ इस तरह से। ये हमने यहाँ जूम किया और ये गोला गोला घूमा पृथ्वी, और ये आ गए हम लोग रशिया के ऊपर, लैंड कर गए बिल्कुल। ये देख रहे हैं, ये है हमारा रशिया, काफी बड़ा है ये। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 3D में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये है रशिया। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि रशिया है क्या और भारत और रशिया के संबंध कैसे रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो, एक एक करके समझिए। देखिए, रशिया जिसको आप हिंदी में रूस भी बोल देते हैं। अब रूस के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी रशिया के बारे में बात करूं, तो ये क्या था भैया, जो 15 गणराज्यों से मिल करके सोवियत संघ बना था ना, उन्हीं में से एक था। ठीक है, कौन, रूस यानी कि रशिया। अब रूस जो था वो सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा था, जो 15 गणराज्यों से मिल करके हमारा सोवियत संघ बना था, यानी कि यूएसएसआर बना था। अब यूएसएसआर क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है पार्ट 1 वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है यूएसएसआर और यूएसए वगैरह के बारे में। तो जो 15 गणराज्यों से हमारे यूएसएसआर बना था, रूस जो था उसका सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन देखने को मिला हमें, उसके बाद रूस जो है उसका उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराधिकारी क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझिए कि 1980 के दशक का अंत जब हो रहा था,
और 1990 के दशक की शुरुआत जब हो रही थी तो उसमें सोवियत संघ का विघटन हमें देखने को मिला, ठीक है। यानी कि ये जो 15 गणराज्यों से मिलकर के एक देश बना था सोवियत संघ, वो टूट गया 15 अलग अलग देशों में, ठीक है। और उसके बाद रूस जो है उसका एक मजबूत हिस्सा बनकर के उभरा, जो उसका उत्तराधिकारी भी बना, ठीक है। उत्तराधिकारी ऐसा आप समझ सकते हैं जैसे एक राजा है, ठीक है। अब उस राजा का बेटा जो है वो अगला राजा बनेगा, फिर वो राजा का बेटा का जो अगला बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा। इस तरह से चलता रहता है ना, कि जैसे मैं राजा हूं तो मैं चाहूंगा कि जो मेरा बेटा होगा वो राजा बन जाए, फिर मेरा अगला जो बेटा मतलब मेरे बेटे का बेटा यानी कि मेरा जो पोता होगा वो राजा बन जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो 15 गणराज्यों से मिलकर के यहाँ पर हमारा सोवियत संघ बना था ना, उसमें सबसे ज्यादा मजबूत कौन था? सबसे ज्यादा मजबूत था हमारा यहाँ पर रूस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, सबसे मजबूत बेटे को ही गद्दी दी जाती है राजा बनने के लिए, तो सबसे मजबूत जो यहाँ पर हिस्सा था सोवियत संघ का वो था रूस। तो इन्हीं को गद्दी दी गई और ये उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमें देखने को मिले। सारी शक्तियां इनके पास गई, ज्यादातर पैसा इनके पास गया, बहुत सारी चीजें इनको मिली है, ठीक है। रूस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसकी जो जीडीपी है, यानी कि रशिया की जो जीडीपी है, वो दुनिया में 11वें स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए कोई देश कितना अमीर है, कितना डेवलप है, आप उसकी जीडीपी से पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोहल्ले में आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो कैसे पता करते हैं? किसके पास जितना धन होता है, मतलब एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ है, ठीक है, 1 CR है, और एक बंदा है जिसके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, 10 के रुपीज है, तो आप बोलेंगे कि 1 करोड़ वाला बंदा अमीर है और जिसके पास 10,000 है वो गरीब है भैया यहाँ पर। तो उसी प्रकार से पूरी दुनिया में कौन देश अमीर है और कौन देश गरीब है, ये आप उसकी जीडीपी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी बात करें 2023 के अंदर, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर किसको माना जाता है? पहले नंबर पे आता है जीडीपी में आपका यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना आ जाता है और उसके बाद अलग अलग देश आते हैं, ठीक है। हमारा जो भारत है वो 5वें पायदान पे है। और अगर रशिया की बात करें, रूस की बात करें, तो रूस जो है 11वें स्थान पर है, सोचिए, जीडीपी के मामले में। उसके आगे देखिए यहाँ पर रूस के पास खनिज संसाधन हो गए, आपका प्राकृतिक संसाधन हो गए, गैस भंडार हो गए, जो दुनिया में इसको शक्तिशाली बनाते हैं। देखिए आप अमेरिका की बात करेंगे तो बोलेंगे अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि वहां की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल में ही आपका यूट्यूब वगैरह आ जाता है, जिस पर मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका का और बड़ा कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, और भी एडोबे हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं अमेरिका की। चाइना की बात करें तो चाइना के पास क्या है भैया? एमआई का फोन, ये सब, ये जो फोन वगैरह होते हैं चाइना के होते हैं, और भी बहुत कुछ है चाइना के पास। लेकिन रूस के पास ये सब नहीं है। रूस के पास क्या है भैया? भगवान का वरदान ही मिला हुआ है इनको। क्या? इनके पास भैया गैस का भंडार है। अब देखिए पूरी दुनिया आज के टाइम पे क्या बोल रही है कि अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, यानी कि जो बैटरी वाली गाड़ियां होती है उस पर स्विच कर जाइए। पूरी दुनिया इसकी ओर बढ़ भी रही है, लेकिन एकदम से तो नहीं बढ़ सकती। पूरी दुनिया को अभी भी चलने के लिए गैस चाहिए, ठीक है, तेल चाहिए, और रूस के पास बहुत ज्यादा है प्राकृतिक रूप से, तो रूस इसको बेचता है, उससे पैसे आते हैं और इससे ताकतवर बनता है। रूस की कोई खास कंपनी नहीं है पूरी दुनिया भर में, ठीक है, कुछ खास रूस इतना नहीं कर पाता है, लेकिन भगवान का एक तरह से वरदान मिला हुआ है, ऐसा मेरा मानना है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर के रूस को क्या बनाते हैं? एक शक्तिशाली देश बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूस एक परमाणु राष्ट्र है, यानी कि रूस के पास परमाणु बम है, ठीक है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो आपने देखा होगा कितने सारे हथियार रूस ने टेस्ट किए इसमें, ठीक है। और पूरी दुनिया में अगर हथियारों की बात करें ना, तो 2 ही देश का नाम जो है दिमाग में आता है या जबान पे आता है। एक तो हो गया आपका अमेरिका और दूसरे नंबर पे आ गया रशिया, ठीक है। उसके आगे देखिए यहाँ पर रूस जो है संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, यानी कि यूएनओ जो है, उसके सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, तो उनमें से एक रशिया भी है, जिसे P5 कहा जाता है, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर्स के 5 जो हमारे मेंबर होते हैं, जिसको P5 बोल देते हैं शॉर्ट में, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, यूएनओ के अंदर। तो ये P5 का भी एक मेंबर है, जो कि रूस को और भी ज्यादा जो है ताकतवर बनाता है। तो ये सारी चीजें आप रूस के बारे में लिख सकते हैं अगर पेपर में आ जाता है तो, ठीक है। आई होप कि आपको रशिया के बारे में ओवरऑल जानकारी पता चल गई होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत और रूस के संबंधों के बारे में, ठीक है। देखिए हर देश का अपना अपना संबंध होता है, जैसे हमारा यानी कि भारत का और चीन का, दोनों का संबंध भैया बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। इतना ज्यादा खराब है कि अगर कोई चीनी दिख जाता है ना, तो मन करता है अरे यार क्या देख लिया, जतरा खराब हो गया एकदम, मतलब सुबह सुबह का आज का तो दिन खराब हो गया, चीनी दिख गया भाई, ठीक है। और वहीं पे मान लीजिए सुबह सुबह अगर आपके जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो दिख जाते हैं आपको, तो बोलेंगे वाह दिन बन गया, ठीक है। तो हर देश का, देखिए मैं भगवान सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला,
एक टीचर होने के नाते सिर्फ मेरा काम है समझाना, किसी भी धर्म से मुझे जोड़ करके मत देखिएगा, हाथ जोड़ करके नमन है अगर किसी भी बच्चे को बुरा लगा हो तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए हर देश का दूसरे देश के साथ संबंध अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। जैसे भारत का चीन के साथ खराब है, वहीं भारत का रूस के साथ बहुत अच्छा है। भारत का अमेरिका के साथ अच्छा भी होता रहता है, खराब भी संबंध होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं भारत और रूस के संबंधों के बारे में, ठीक है। अगर मैं भारत और रूस के संबंधों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध जो है ना शुरू से ही मधुर रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग से, जब रूस एग्जिस्ट भी नहीं करता था, यूएसएसआर हुआ करता था ना, यानी कि सोवियत संघ हुआ करता था, उस टाइम से ही भारत और रूस के संबंध, यानी कि सोवियत संघ के संबंध कह लीजिए या रूस के संबंध कह लीजिए, बात एक ही है, बहुत अच्छे रहे, ठीक है। और दोनों देशों ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा समर्थन दिखाया है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। जैसे आप हो गया और आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, तो आप दोनों मिल करके काम करते हैं ना। वैसे तो आप दोनों, आप और आपका जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, वो दिखावे के लिए तो मान लीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई करते रहते होंगे, लेकिन जब बात आती है साथ खड़े होने की, तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ जरूर खड़ा होता होगा। जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वही आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। जो दिखावे का दोस्त होता है ना, वो पीछे हट जाता है। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये बात है सन 1971 की। कब की बात है? 1971 की। इस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया और जो पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, ठीक है। युद्ध होने से क्या हुआ था, अमेरिका तो वैसे बहुत बोलता था 1971 से पहले कि हम भी भारत के दोस्त है, इस तरह से करके, लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ वैसे ही अमेरिका पीछे हट गया। ना केवल पीछे हट गया, इंडिया को धमकी देने लग गया, अरे इंडिया तुम एकदम पीछे हट जाओ भैया, ये युद्ध उद्ध मत लड़ो, पता है ना दुनिया के यहाँ पे राजा हम हैं, यानी कि अमेरिका, ठीक है। तो इंडिया उस टाइम पे भाई गरीब देश थे हम, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले आजाद हुए थे। वहीं पे यूएसएसआर आ गया, ठीक है। यूएसएसआर बोला भैया हम है ना तुम्हारे साथ, काहे टेंशन लेते हो। तो इधर से यूएसए जो है, यूएसए अपना जहाज लेकर के आ गया इंडिया के सामने, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला जहाज, एक तरह से जंगी बेड़े आप कह सकते हैं कि हाँ तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो भाई तुमको सबक सिखाएंगे इंडिया। इधर से यूएसएसआर बोला अरे इंडिया तुम रुको ना भैया, हम है ना तुम्हारे साथ, ये लो हमारा भी जहाज भेज दिए, ठीक है। तो लो, अब इधर से यूएसएसआर का जहाज आ गया, तो अमेरिका को पता चल गया कि अरे भैया इसके पास तो एक ऐसा मित्र है जो हमारा भैया यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, चलो पीछे हट जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो यूएसएसआर है, अर्थात रूस कह लीजिए, वो हमारा प्रिय मित्र है। क्योंकि जंग के समय अगर किसी देश का दूसरे देश द्वारा समर्थन आ रहा है, इससे बड़ा मित्रता का प्रमाण कुछ भी नहीं है भाई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर ये एक छोटा सा स्टोरी था जो आपको मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बात करें अगर भारत और रूस के संबंधों की, तो बहुत अच्छे रहे स्टार्टिंग से। अब संबंधों को भी हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ठीक है। आर्थिक संबंधों की और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रूस भारत के कई सुरक्षा कंपनियां, यानी कि जिसको आप डिफेंस कंपनी भी बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL जो होता है आपका, इसके साथ मिलकर के हथियारों का निर्माण करता है, ठीक है, या निर्माण करने में मदद करता है। भारत देखिए जाहिर सी बात है, हमें उतनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, तो रूस ने बहुत ज्यादा मदद किया है हमारा, और हमने क्या किया, हथियार विकसित किए, ठीक है। भारत क्या करता है, इन हथियारों को विश्व भर में बेच करके पैसे कमाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। वर्ष 2020 के दौरान दोनों देशों ने आपस में 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया। सोचिए इतना ज्यादा व्यापार किया इन्होंने, यानी कि हमारे देश भारत ने और उधर से रूस ने, दोनों देशों ने मिल करके, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं आर्थिक संबंधों के अंदर। आगे चलते हैं, देखिए तेल के आयातों के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे देश में तेल वगैरह उतना नहीं मिलता है जिससे कि गाड़ी उड़ी चलता है, स्प्लेंडर बाइक वाइक, और इधर से हमारा जो मर्सिडीज वगैरह ले लीजिए, कार, कोई सा भी कार ले लीजिए, तेल वेल से चलने वाला कार या बाइक वाइक, तो तेल हमारे देश में तो मिलता नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों से तेल मंगाते हैं, उनमें से एक रशिया भी है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रूस से तेल का आयात, यानी कि भारत समय समय पर रूस से तेल खरीदता आया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में काफी बचत हुई है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए, हर देश अपने पास डॉलर रखता है। अगर आपको इंटरनेशनली कुछ खरीदना है तो डॉलर में आप खरीदते हैं, अगर आपको अपने देश में खरीदना है तो आप अपने देश की करेंसी से खरीदेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पनवाड़ी से जा करके क्या करना है,
पान खरीदना है, या आपको बगल वाली परचून की दुकान पर जाकर के 1 किलो चावल खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, गांधी जी वाला नोट लेकर के जाएंगे, बोलेंगे अंकल अंकल 1 किलो चावल दे दीजिए। तो आप अपने मतलब आपने अपने देश का पैसा दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर देखा जाए, आपके देश को कुछ खरीदना होता है, ठीक है, या आपको ही कुछ खरीदना होता है, तो आपको डॉलर्स में उस देश को पेमेंट करना है एक तरह से, ठीक है, डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और डॉलर में ही आपको देंगे, ठीक है। तो उसे ही सब देश बचा करके रखते हैं डॉलर को, उसे ही विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, डीप में जाएंगे तो और भी जा सकते हैं, ठीक है। एवं वर्तमान समय में क्या है, यह देखा गया भारत ने काफी तेल मंगाया है रशिया से, और वर्तमान समय में यह भी देखा गया कि भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा है, ठीक है। यानी कि लिस्ट होता है ना कि इंडिया किस देश से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, तो वर्तमान समय में 2023 में देखा गया कि सबसे ज्यादा तेल हम लोग कहां से खरीदने लग गए, रूस से तेल खरीदने लग गए, ठीक है। यह हमने भी प्रमाण दे दिया कि जैसे 1971 में आपने हमारी मदद की थी, आज हम आपकी मदद कर रहे हैं जब यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रूस ने भी क्या किया कि आप हमसे तेल खरीद रहे हो, अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा रखे हैं कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो हम इंडिया को तेल देंगे डिस्काउंटेड रेट पे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर मैं $100 का एक बैरल बेच रहा हूँ, यानी 1 ड्राम तेल बेच रहा हूँ, तो आपको मैं दे दूंगा $70 में, ठीक है। इस तरह से इतना सस्ते दरों पर तेल भारत को दिया, जिससे कि भारत को आर्थिक रूप से इसका काफी लाभ देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बता रखा है कि गोवा आपको पता है हमारे देश में है, इसमें क्या हुआ था, दिसंबर 2016 में ब्रिक्स का एक सम्मेलन यानी कि एक मीटिंग हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर के बनता है, मैंने आपको 85 बार बता रखा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन 5 देशों से मिलकर के ब्रिक्स बनता है, तो इसका मीटिंग होता रहता है, ठीक है। तो जब इसका 17वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था भारत के अंदर, तो इसमें क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी, मैंने आपको पुतिन जी का कार्टून का फोटो भी दिखाया, तो इन दोनों के बीच में अलग अलग चीजों को लेकर के डिस्कशन हुआ था, चाहे आप कह लीजिए रक्षा के ऊपर यानी कि सिक्योरिटी के ऊपर, परमाणु ऊर्जा के ऊपर, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस के ऊपर, ठीक है, कि हम स्पेस मिशंस वगैरह कैसे मिल करके कर सकते हैं, और आर्थिक संबंधों को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारे लक्ष्य यानी कि एम सबने मिलकर के डिस्कस किया था कि कैसे हम दोनों के जो संबंध है यानी कि भारत के और रशिया के संबंध जो है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज भी आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, अगर आपसे इंडिया एंड रशिया का रिलेशन पूछ लिया जाए, तो यानी कि भारत और रूस के अगर रिलेशन आपसे यानी कि संबंध पूछ ले, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं भारत और रूस के राजनीतिक संबंधों के बारे में। अगर बात करें राजनीतिक संबंधों की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में रूस ने कई बारी वोट किया है, ठीक है। कैसे वोट किया है इसको समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते रूस के पास वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर उन 5 देशों को मिला हुआ है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, ठीक है। ये 5 देशों को मिला हुआ है, और इन 5 देशों में से अगर किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया कि हाँ भैया मैं तो वीटो कर रहा हूं, तो वो आपका यहाँ पर कानून रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि पूरी दुनिया के जितने भी देश है जो यूएनओ के मेंबर है, उन्होंने एक कानून लाया कि भैया ये एक्स कानून है, इस एक्स कानून को लागू करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के देश जो है एक तरफ, और इन 5 में से एक मेंबर एक तरफ, इसने बोल दिया कि भैया मैं लगा रहा हूं यहाँ पर वीटो, ये कानून मैं यहाँ पास नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने दूंगा, तो वो कानून पास नहीं होगा। वीटो पावर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो इस वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के पक्ष में कई बारी रूस ने किया है, अनेकों बार जो है भारत के पक्ष में यहाँ पर रूस ने इसका इस्तेमाल किया है वीटो पावर का, और अनेकों मुद्दों को लेकर के किया है, ठीक है। तो एक ये लिख सकते हैं, कश्मीर को लेकर के ना भारत का काफी समर्थन किया है रूस ने, ठीक है। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कमजोर पड़ने लगता है, अकेला पड़ने लगता है, तो रूस आ जाता है वहां पर, बोलता है अरे भैया काहे डर रहे हो, हम है ना तुम्हारे साथ, काहे टेंशन ले रहे हो। तो भारत जो है और ज्यादा वहां पर मोटिवेट हो जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह देखा गया है कि कई मर्तबा जो है भारत का रूस ने समर्थन किया है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो ये आप राजनीतिक संबंधों के अंदर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं भारत और रूस के सैन्य संबंधों के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैन्य संबंध अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है सैन्य संबंध को लेकर के, ठीक है। यानी कि आपका जो मिलिट्री रिलेशंस होता है इस तरह से, उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सैन्य संबंधों की अगर बात करें ना भाई,
तो ये तब से हमारे अच्छे हैं ना, जब यहाँ पर रूस नहीं हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, अर्थात 1971 में। यहाँ पर आप देखेंगे 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है, आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में। तो उसके अंदर भी यूएसएसआर ने हमारा बहुत ज्यादा मदद किया था। उस टाइम पे बहुत सारा हथियार, गोला बारूद और अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी हमें दिया था उस टाइम पे, जो कि हमें मदद किया था उस टाइम पे लड़ाई में, और हमने बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि आजाद देश बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मदद की थी। साथ ही साथ यह देखा गया है कि रूस द्वारा हम लोग जो हथियार है उसको बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। करंटली 2023 चल रहा है अभी, और अभी भी इंडिया में जो लगभग 60% से ज्यादा जो हथियार है, चाहे आपका गन हो गया, गोला बारूद हो गया, बम हो गया, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से है? मेड इन रशिया कह लीजिए या वहां की टेक्नोलॉजी कह लीजिए, सब वहीं का है भैया। आज हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह लीजिए रशिया ने हमारा यहाँ पर सैन्य तरीके से बहुत ज्यादा मदद किया है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि 60% से ज्यादा हथियार रूस से आते हैं। वर्तमान समय में भारत ने कई अत्याधुनिक हथियार रूस के साथ मिल करके बनाए हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है हमने, आधुनिक टैंक वगैरह बनाए हैं जो जंग में लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम किसके साथ मिल करके बना रहे हैं? रूस के साथ मिल करके बना रहे हैं। कोई देश अगर चाहे कि अमेरिका के साथ मिल करके बना ले, तो अमेरिका बोलता है अरे भैया हम तो ना बनाएंगे, हम अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जाहिर सी बात है, अगर किसी देश ने कोई टेक्नोलॉजी बनाया, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मान लीजिए कि एक टैंक बनाया ऐसा जो जंग में लड़ेगा, और उस टैंक को, युद्ध वाला टैंक को कोई हरा नहीं सकता है, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इसका टेक्नोलॉजी मैं किसी और देश को दूं। मैं उस देश को सामान बेच सकता हूं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकता। लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि भैया इतना ज्यादा रिसर्च उन्होंने किया है इसके ऊपर, तब जा करके इस चीज को डेवलप किया है। और रूस उन इकलौते देशों में से है जो हमारे साथ कई, जो आपका कह लीजिए डिफेंस वाली चीजें होती हैं, उनका टेक्नोलॉजी शेयर करता है, ठीक है। तो ये चीजें आप सैन्य संबंधों के अंदर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग सांस्कृतिक संबंधों को देख लेते हैं। सांस्कृतिक संबंध बहुत ज्यादा आसान है। देखा जाए तो यहाँ पर भारत की जो फिल्में होती है रूस में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, और भारतीय हिंदी गाने जो होते हैं ये भी रूस में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कई रूसी लोग भारत में आना पसंद करते हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपनाना पसंद करते हैं। जैसे रूस की महिलाएं आती है और भारतीय महिलाओं का जो पोशाक होता है साड़ी, उसको पहनना, और धार्मिक स्थल जैसे वृंदावन वगैरह में आप देखेंगे बहुत ज्यादा रशिया से लोग आते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति जाहिर करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है? इंडिया एंड रशिया के कल्चरल रिलेशंस की, यानी कि सांस्कृतिक संबंधों को दिखाता है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बच्चों, पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बारे में, यानी कि जो साम्यवादी देश रहे हैं और अभी है भी, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अगर साम्यवादी देशों की बात करें तो यूएसएसआर के जमाने से ना हमारे इन देशों के साथ संबंध काफी अच्छे रहे हैं, यानी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, ठीक है। और अभी आप रूस के साथ देख लीजिए हमारे संबंध, तो भैया बहुत अच्छे संबंध है। एक यूनिक रिलेशन जो है हम इंजॉय करते हैं, इंडिया और रशिया का एक यूनिक रिलेशन है भाई। ऐसा पूरी दुनिया भर में आपको कहीं रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया और रशिया का है, ठीक है। जिसको आप प्रगाढ़ संबंध भी कह सकते हैं। प्रगाढ़ मतलब बहुत अच्छा संबंध है भारत और रूस का। ये दोनों देशों का ना एक सपना है। जैसे आपका सपना होगा कि भविष्य में आगे चल के आप ये बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या और अलग अलग फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से ना अलग अलग देशों का अपना सपना होता है, या मिल करके दो देश एक सपना देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने आसियान विजन 2020 के बारे में सुना होगा, तो उसी प्रकार से दोनों देशों का एक सपना है बहुध्रुवीय विश्व बनाने का, या बहुध्रुवीय विश्व की ये कल्पना करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ना हमारी, यहाँ पर कोई एक देश पावरफुल ना रहे, जैसे कि यूएसए वगैरह, ये एक देश पावरफुल ना रहे, बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाए, देश आ जाए, जैसे इंडिया हो गया आपका, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ईयू हो गया यानी कि यूरोपियन यूनियन हो गया, जर्मनी हो गया, और भी बहुत सारे देश मिल करके ना एक पावर का बैलेंस बना करके रखे, यानी कि शक्ति का संतुलन बना करके रखे, ताकि कोई एक देश इतना पावरफुल ना हो जाए कि पूरी दुनिया पे राज करने लग जाए और बोलने लग जाए अरे भैया इधर के राजा तो अपुन है भैया, सब मेरी बात मानो, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों देश यानी कि यहाँ पर इंडिया और रशिया जो है बहुध्रुवीय विश्व का सपना लेकर के चलते हैं। आगे देखिए क्या बता रखा है कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की गई है, कि वहां से एनर्जी का इंपोर्ट जो है हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
अब हम लोग समझते हैं बच्चों बाल्कन क्षेत्र के बारे में। आप यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भारतीय क्षेत्र के बारे में अपने माइंड में एक इमेज बनाइए, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भारत का नक्शा पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। एशिया का अगर मैं आपको बात करूं कि एशिया का मैप थोड़ा सा अपने दिमाग में याद करने का कोशिश कीजिए, तो एशिया का मैप याद आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये एक बाल्कन क्षेत्र है। अब इसका मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने में। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये बाल्कन क्षेत्र का मैप है, और ये जो गूगल मैप होता है ना, वहीं से ये इमेज मैंने लिया है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग देश देखने को मिलेंगे जो बाल्कन क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे ग्रीस हो गया, आपका अल्बानिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया। ये सारे देश मिलकर के क्या बनाते हैं, बाल्कन क्षेत्र यहाँ पर हमारा बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ थोड़ी सी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र के बारे में बता रखा है कि जो बाल्कन गणराज्य था यूगोस्लाविया, ये 1990 में गृह युद्ध के कारण, यानी कि यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था, इसके कारण ये क्या हुआ, कई टुकड़ों में या कह लीजिए कई प्रांतों में बट गया, ठीक है। इस तरह से था मान लीजिए, तो अलग अलग प्रांतों में ये बट गया, जिसमें क्या क्या शामिल था हमारा यहाँ पर। जैसे आपका यहाँ पर बोस्निया हो गया, आपका हर्जुगोविनिया हो गया आपका, ठीक है, स्लोवेनिया हो गया आपका, और क्रोएशिया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि भैया हम तो यहाँ पर एक आजाद देश है अब, ठीक है, अब हम आपका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें दे रखी हैं बाल्कन क्षेत्र के बारे में, जो कि आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों मध्य एशिया के बारे में, ठीक है। ये भी आपके टॉपिक्स में दे रखा है जो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मध्य एशिया के बारे में बता रखा है कि मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान के अंदर 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मध्य एशिया का वह कौन सा देश है जहां पर गृह युद्ध चला था लंबे समय तक। तो आपको ये देश का नाम याद रखना है। तजाकिस्तान के अंदर 10 सालों तक गृह युद्ध चला था 2001 तक, ठीक है। ये पेपर में कई बार आ रखा है। आगे देखिए क्या बता रखा है कि अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये किर्गिस्तान होगा, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है और आपसी विवाद के कारण युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है भैया। मध्य एशियाई जो गणराज्य है, यहाँ के जो देश है ना, पेट्रोल बहुत है भैया। पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे बनी हुई है, खासकर अमेरिका जैसा देश का। अरे भैया अमेरिका एकदम लालची है, उसको जहां पर नेचुरल रिसोर्स दिख जाता है ना, वो सोचता है भैया कम से कम यहाँ से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके निकाल लो। इसी कारण यह क्षेत्र जो है बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है कि भैया बाहरी जो ताकतें हैं और जो तेल कंपनियां हैं सब चाह रही हैं कि यहाँ से ज्यादा तेल निकालो और डॉलर पे डॉलर छापो और अपना जेबुआ भरो, ठीक है। तो ये स्थिति है कहाँ की, मध्य एशिया के देशों की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ये खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।